कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है। समुद्र के बीच एक बड़ा जहाज धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा है। जहाज के डेक पर खड़ा एक आदमी अंधेरे में उस धरती को देख रहा है जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती है। वो मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, हम व्यापारी बनकर आए हैं, लेकिन लौटेंगे इस देश के मालिक बनकर। उस समय भारत दुनिया की सबसे अमीर सभ्यताओं में से एक था। यहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी, यहाँ के कपड़े यूरोप के राजाओं के शरीर पर सजते थे, यहाँ के मसाले पूरी दुनिया में बिकते थे। लेकिन कुछ 100 साल बाद वही देश गरीबी, भूख और गुलामी का प्रतीक बन जाएगा। सवाल ये है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या अंग्रेज सच में सिर्फ व्यापार करने आए थे, या ये सब एक बहुत बड़ी और खतरनाक योजना का हिस्सा था? कहानी शुरू होती है 1600 से, जब इंग्लैंड में एक कंपनी बनाई गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कागजों में ये सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन असल में ये इतिहास की सबसे खतरनाक कंपनियों में से एक बनने वाली थी। जब उनके जहाज भारत पहुंचे तो वे तलवार लेकर नहीं आए थे, बल्कि तोहफे लेकर आए थे। वे मुगल दरबार में झुककर सलाम करते, कहते, हम बस व्यापार करना चाहते हैं। उस समय मुगल साम्राज्य शक्तिशाली था और अंग्रेज इतने कमजोर थे कि सीधे युद्ध करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने तलवार की जगह दिमाग का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उन्होंने भारत के बंदरगाहों में अपनी फैक्ट्रियां बनाई, व्यापार बढ़ा, पैसा बढ़ा, और फिर शुरू हुआ असली खेल। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा और भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगा। यही वो पल था जिसका अंग्रेज इंतजार कर रहे थे। उन्होंने भारत की सबसे बड़ी कमजोरी पहचान ली, आपसी बंटवारा। अंग्रेजों ने एक नई रणनीति बनाई, फूट डालो और राज करो। वे एक राजा से दोस्ती करते और दूसरे के खिलाफ उसकी मदद करते, फिर उसी दोस्त को धीरे धीरे अपने ऊपर निर्भर बना देते। देखते ही देखते अंग्रेज व्यापारी से मध्यस्थ और फिर निर्णायक शक्ति बनते जा रहे थे। लेकिन असली मोड़ आया 1757 में, प्लासी की लड़ाई। इतिहास में इसे एक छोटा युद्ध कहा जाता है, लेकिन असल में ये विश्वासघात की कहानी थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना बहुत बड़ी थी और अंग्रेजों की सेना छोटी। अगर सीधा युद्ध होता तो शायद अंग्रेज हार जाते, लेकिन अंग्रेजों ने युद्ध से पहले ही जीत की योजना बना ली थी। उन्होंने नवाब की सेना के एक बड़े सेनापति मीर जाफर को लालच दिया, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। युद्ध के दिन जब लड़ाई शुरू हुई तो नवाब की सेना का बड़ा हिस्सा खड़ा रहा और कुछ ही घंटों में बंगाल अंग्रेजों के हाथ में चला गया। यही वो पल था जब भारत की किस्मत बदलने लगी। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर क्षेत्र था। उसके खजाने ने अंग्रेजों को वो ताकत दे दी जिससे वे पूरे भारत में अपना प्रभाव फैलाने लगे। इसके बाद अंग्रेजों ने समझ लिया कि किसी देश को हमेशा के लिए गुलाम बनाने का सबसे आसान तरीका है उसकी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लेना। 1765 में कंपनी को बंगाल में कर वसूलने का अधिकार मिल गया। इसके बाद किसानों पर भारी कर लगाए गए, चाहे फसल हो या ना हो, टैक्स देना ही होगा। अगर किसान कर नहीं दे पाए तो उनकी जमीन छीन ली जाती। कई जगह किसानों को पेड़ों से बांधकर कोड़े लगाए जाते ताकि बाकी लोग डर जाएं। फिर आया 1770 का बंगाल अकाल, इतिहास की सबसे भयावह त्रासदियों में से एक। खेत सूख गए, गांव खाली हो गए, लोग सड़कों पर मरने लगे। अनुमान है कि करीब 1 करोड़ लोग भूख से मर गए। लेकिन अंग्रेजों की कर वसूली नहीं रुकी। गोदामों में अनाज भरा था, लेकिन भूखे लोगों को नहीं दिया गया, क्योंकि कंपनी के लिए इंसानों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण था मुनाफा। जब कृषि पर नियंत्रण स्थापित हो गया तो अंग्रेजों ने भारत के उद्योगों को निशाना बनाया। उस समय भारत का कपड़ा उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर था। ढाका की मलमल इतनी महीन होती थी कि कहा जाता था कि एक पूरी साड़ी अंगूठी में से निकल सकती है। बनारस की रेशम, कश्मीर की शॉल और दक्षिण भारत के सूती कपड़े यूरोप तक जाते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन को अपने कारखानों के लिए बाजार चाहिए था, इसलिए भारतीय कपड़ों पर भारी कर लगा दिए गए और ब्रिटिश मशीनों से बने कपड़े भारत में सस्ते दाम पर बेचे जाने लगे। धीरे धीरे भारतीय बुनकरों का काम खत्म होने लगा। हजारों कारीगर बेरोजगार हो गए। कई जगहों पर बुनकरों को इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने खुद ही अपने औजार तोड़ दिए। अब भारत से कच्चा माल जाता और तैयार माल इंग्लैंड से वापस आता, यानी जो देश कभी दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता था वही अब बाजार बन चुका था। लेकिन अत्याचार यही नहीं रुका। किसानों को नील और अफीम उगाने के लिए मजबूर किया गया। नील की खेती जमीन को बर्बाद कर देती थी, लेकिन अंग्रेजी उद्योग के लिए ये जरूरी थी। अगर कोई किसान मना करता तो उसे पीटा जाता, जेल में डाल दिया जाता, कई गांवों को जला दिया गया। धीरे धीरे ये शोषण इतना बढ़ गया कि पूरे देश में असंतोष फैलने लगा और फिर 1857 में वो असंतोष विस्फोट बनकर सामने आया। मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैल गया। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध का नेतृत्व किया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। हजारों लोगों को बिना मुकदमे के फांसी दे दी गई। कई लोगों को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया गया ताकि बाकी लोग डर जाएं। गांव के गांव जला दिए गए। इसके बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया और शासन और कठोर हो गया। नस्लीय भेदभाव आम बात बन गई। कई क्लबों और होटलों के बाहर बोर्ड लगे होते थे, ओनली यूरोपियंस अलाउड। भारतीयों को अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया था। लेकिन शायद अंग्रेजी शासन की सबसे क्रूर घटना थी 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। बैसाखी के दिन हजारों लोग अमृतसर के एक बाग में इकट्ठा हुए थे। तभी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। लोग भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता संकरा था। कई लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। जब गोलीबारी रुकी तो जमीन खून से लाल हो चुकी थी। ये घटना सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये उस मानसिकता का प्रतीक था जिसमें भारतीयों की जान की कीमत कुछ भी नहीं समझी जाती थी।